काव्यांजलि कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको जैसे पता है कि काव्यांजलि कैरियर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पे काम करती है, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो, जेट हो, आईसीआर हो, बीएसटीसी हो, पीटीईटी हो या अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम हो, उस पे हम काम कर रहे हैं। अभी तक हमारा जो काफ़ी स्टूडेंटों को हम अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचाने का कार्य किया है। और हिंदी में जो बच्चे जूझ रहे थे, अभी तक हिंदी में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उनके लिए आज हम अभी तक हिंदी में वैसे देखा जाए, हिंदी के अंदर हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनको भी हिंदी अच्छी तरीके से नहीं आ पा रही है। और हम व्याकरण, हिंदी व्याकरण, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको जो हिंदी व्याकरण पढ़नी पड़ रही है, तो उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। उस दिक्कत के समाधान के लिए अभी हम जो महान हस्ती हैं, जो काफ़ी टाइम से बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करवाने में, गवर्नमेंट जॉब की बात हो, चाहे उनके कैरियर की बात हो, हिंदी सब्जेक्ट को लेके उनका जो पब्लिकेशन है, अनुष्का पब्लिकेशन की जो आपने बुक पढ़ी होगी मार्केट में, काफ़ी अच्छी बुक चल पा रही है मार्केट में। तो उनका पढ़ाने का तरीका आप समझ सकते हो कितना बेहतरीन तरीका होगा। आज मैं महान हस्ती डॉक्टर जयकरण यादव जी को मैं इनवाइट कर रहा हूं कि हमारी आगे की होने वाली सभी ग्रामर की जो क्लासें हैं, हिंदी व्याकरण की जो क्लासें हैं, वो डॉक्टर जयकरण यादव जी उसको कंप्लीट करवाएं और बच्चे को एक सुनहरा भविष्य तक पहुंचाने के लिए काम कर। जयकरण यादव जी आएँ, आपका वेलकम है। थैंक यू सर। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर जयकरण यादव। इस चैनल पर हिंदी की सभी क्लासें क्या रहेंगी? फ्री। प्यारे बच्चों, व्याकरण का जो टॉपिक है, ये राजस्थान में सभी कंपटीशन अब फिलहाल जैसे फरवरी मार्च के लगभग राजस्थान बीएसटीसी का कंपटीशन होगा, पीटीटी का होगा, और भी राजस्थान में जैसे पटवारी है, राजस्थान एसआई है, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड थर्ड ग्रेड और कॉलेज प्रोफेसर की 21 मार्च की सभी कंपटीशन के लिए हमारी क्लास क्या रहेंगी? फ्री। और इनके अलावा हम हिंदी साहित्य के इतिहास भी कंप्लीट कराएंगे। आदिकाल है, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जैसे फर्स्ट ग्रेड केवीएस, डीएसएस भी। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल पर जीरो लेवल से जो हाई लेवल तक की पढ़ाई कराएंगे। जैसे छठी का बच्चा पढ़ सकता है या 9वीं 10वीं 11वीं, और जो कंपटीशन की तैयारी करेगा, इन सभी के लिए फ्री क्लास रहेंगी। और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, हर टॉपिक कराएंगे। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक। पहले तो बच्चों इनकी हम पढ़ाएंगे थ्योरी, जीरो ले से आई, और फिर हम क्या रहेंगे इनका ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन। थैंक यू। इनकी क्लासें कंटिन्यू करें और बच्चों को अच्छा मोटिवेशन करें। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुँचें, जिससे अपना अच्छा नाम हो पाए। और आप कंटिन्यू क्लासें करें। तो आज हमारी क्लास रहेगी हिंदी की, और हिंदी में कंपटीशन व्याकरण की। प्यारे बच्चों, राजस्थान में जितने भी कंपटीशन होते हैं, जैसे बीएसटीसी का पेपर है, पीटीटी है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और एलडीसी, पटवारी, राजस्थान एसआई, तो उनमें हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारी क्लास रहेगी आज व्याकरण की। तो प्यारे बच्चों, हमारी क्लास है व्याकरण। तो बच्चों, सबसे पहला हमारा प्रश्न ये उठता है कि हिंदी में व्याकरण किसे कहते हैं? हिंदी में व्याकरण किसे कहते हैं? अशुद्ध भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, शुद्ध रूप में पढ़ना और शुद्ध रूप में उच्चारण करना, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। अर्थात शॉर्टकट परिभाषा क्या होगी? अशुद्ध भाषा को शुद्ध रूप में विश्लेषण करना, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। तो प्यारे बच्चों, व्याकरण की परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या बनेगी बच्चों? अशुद्ध भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, अशुद्ध भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, शुद्ध रूप में पढ़ना, शुद्ध रूप में पढ़ना, शुद्ध रूप में पढ़ना, और
शुद्ध रूप में उच्चारण करना, शुद्ध रूप में उच्चारण करना, उच्चारण करना, उसे व्याकरण कहते हैं। कहते हैं। तो बच्चों व्याकरण किसे कहेंगे? अशुद्ध भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, शुद्ध रूप में पढ़ना और शुद्ध रूप में उच्चारण करना, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। अर्थात कहने का अर्थ ये है अशुद्ध भाषा को शुद्ध रूप में विश्लेषण करना, उसे क्या कहेंगे? व्याकरण। जैसे उदाहरण आ जाए बच्चों, जैसे आ जाए, जैसे महादेव वर्मा, महादेव वर्मा प्रसिद्ध कवि है, प्रसिद्ध कवि है। तो प्यारे बच्चों ये वाक्य शुद्ध का अशुद्ध है? तो ये वाक्य क्या है? अशुद्ध। महादेव वर्मा एक प्रसिद्ध कवि है, तो महादेव वर्मा एक प्रसिद्ध कवि नहीं आएगा, तो कवि के स्थान पर बच्चों किसका प्रयोग करेंगे? हमें कवित्री का। तो महादेव वर्मा एक प्रसिद्ध क्या है? कवित्री है। बच्चों अगर जो पुरुष कविता लिखता है उसे क्या कहेंगे? कवि। अगर कोई स्त्री कविता लिखती है उसे क्या कहेंगे? कवित्री। तो बच्चों जो व्याकरण शब्द है जो हिंदी में जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको दूर करने का काम करता है, इस कारण इसे क्या कहेंगे? व्याकरण। तो प्यारे बच्चों अब आता है व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद, जैसे व्याकरण शब्द है व्याकरण, तो बच्चों व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद होगा वी प्लस ए आकरण। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वी प्लस ए आकरण। तो बच्चों व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद होगा वी प्लस ए आकरण। तो बच्चों व्याकरण शब्द में संधि है यण संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। और जो स्वर संधि है ये कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। तो बच्चों व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। तो बच्चों कौन सी संधि रहेगी इसमें? यण संधि रहेगी। संधि पूछ ले आपसे, क्या करोगे? यण संधि। अब बच्चों ये पूछ ले व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं? तो प्यारे बच्चों व्याकरण शब्द में 2 उपसर्ग हैं। तो व्याकरण का हम करेंगे, एक तो हो जाएगा वी, फिर क्या होगा? आ, फिर क्या हो जाएगा? करण। तो प्यारे बच्चों व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हो गए? 2। एक तो वी है, एक क्या है? आ, एक करण है। तो बच्चों करण शब्द है ये मूल शब्द है। ये क्या है? मूल शब्द है। कर्ण शब्द क्या है? ये मूल शब्द है। और मूल शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द के कोई टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहेंगे? मूल शब्द। तो प्यारे बच्चों व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वी प्लस ए आकरण। अगर व्याकरण में पूछ ले कितने उपसर्ग हैं तो इसका खंडन करेंगे वी प्लस ए आ प्लस ए कर्ण। तो प्यारे बच्चों व्याकरण शब्द में 2 उपसर्ग हैं, एक तो वी, एक आ, और कर्ण क्या होगा? मूल शब्द। मूल शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द के हम कोई टुकड़े नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे? मूल शब्द। अब बच्चों आता है व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है? व्याकरण शब्द का अर्थ व्याकरण शब्द का अर्थ है शब्दों की व्याख्या करना। व्याकरण शब्द का अर्थ क्या करोगे? शब्दों की व्याख्या करना, शब्दों की व्याख्या करना। बच्चों जो व्याकरण शब्द है, जो भी शब्द हैं उनकी क्या करेगा? व्याख्या। जैसे आ जाए बच्चों, जैसे राम पत्थर लिखता है, राम पत्थर लिखता है, राम पत्थर लिखता है। तो प्यारे बच्चों राम शब्द की व्याख्या किस प्रकार करेगा? आप पूछेगा जो राम शब्द है ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग?
तो हमारा उत्तर होगा राम शब्द क्या है, पुल्लिंग। फिर पूछेगा राम शब्द का प्रयोग एक वचन में है बहुवचन में, तो प्यारे बच्चों हमारा उत्तर होगा राम शब्द का प्रयोग किस में है, एक वचन में। फिर पूछ लेंगे राम शब्द या कर्मवाच्य है या कृत्रिवाच्य या भाववाच्य, तो हमारा उत्तर होगा राम शब्द क्या है, कृत्रिवाच्य। या राम कर्म है या कर्ता के रूप में, तो हमारा उत्तर होगा या कर्ता के रूप में। या राम का प्रयोग वर्तमान काल में है, भूतकाल या भविष्य काल में, तो प्यारे बच्चों राम शब्द का प्रयोग वर्तमान काल में। तो व्याकरण शब्द का अर्थ बच्चों क्या होगा, शब्दों की व्याख्या करना। अगर वाक्य में जो भी शब्द है उसमें यह बताएगा ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या एक वचन है या बहुवचन है, या वर्तमान काल में प्रयोग हुआ है या भूतकाल या भविष्यत काल, इसमें कृत्रिवाच्य है या कर्मवाच्य या भाववाच्य, या अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। तो इसी प्रकार व्याकरण शब्द का अर्थ है शब्दों की व्याख्या करना। तो प्यारे बच्चों व्याकरण तो किसे कहते हैं, अशुद्ध भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, शुद्ध रूप में पढ़ना और शुद्ध रूप में उच्चारण करना, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण। और व्याकरण शब्द का अर्थ है शब्दों की व्याख्या करना। और व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि, वी प्लस आकरण। और व्याकरण में कितने उपसर्ग हो गए, दो, एक तो वी एक आ। अब बच्चों ये आता है बच्चों व्याकरण में कितने अंग हैं, व्याकरण शब्द में कितने अंग हैं। जैसा आगा प्रश्न व्याकरण, और हम व्याकरण को कितने भागों में विभाजित करते हैं या व्याकरण के कितने अंग हैं, तो हमारा उत्तर होगा 3 अंग। तो व्याकरण के कितने अंग हैं, 3। प्यारे बच्चों व्याकरण में कितने अंग हैं, 3 हैं। वो 3 कौन कौन से हैं, नंबर 1 है वर्ण, नंबर 2 शब्द, नंबर 3 वाक्य। व्याकरण के 3 अंग हैं, नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द, नंबर 3 वाक्य। तो व्याकरण में 3 अंग होते हैं, वर्ण है, शब्द और वाक्य। आप बच्चों ये पूछ लें सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा वर्ण। सबसे छोटा अंग कौन सा है, वर्ण। और सबसे बड़ा अंग कौन सा है, वाक्य। तो प्यारे बच्चों जो संपूर्ण व्याकरण है इनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, वर्ण में, शब्द में और वाक्य में। तो प्यारे बच्चों वर्ण भेद है, इसमें हम किन किन का अध्ययन करते हैं, तो प्यारे बच्चों अध्ययन करते होता है पढ़ना। तो वर्ण है, इसमें हम बच्चों किन किन का अध्ययन करेंगे, जैसे देखिए एक तो करेंगे स्वर का, किसका करेंगे बच्चे हो, स्वर का। एक क्या करेंगे, व्यंजन का। जो वर्ण भेद है 3 अंग है, तो वर्ण में हम दोनों का अध्ययन करेंगे, स्वर और व्यंजन का। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, और स्वरों का अलग अलग आधार पर विभाजन और व्यंजनों का अलग अलग आधार पर विभाजन। तो वर्ण विचार के टॉपिक में एक तो स्वर एक व्यंजन और इनका अलग अलग आधार पर क्या होगा, भेद। एक बच्चों कै है, एक काम है। तो प्यारे बच्चों इनमें शब्द कौन सा आएगा, कै आएगा या काम, तो प्यारे बच्चों शब्द रहेगा काम। तो शब्द में बच्चों कौन कौन से टॉपिक आएंगे व्याकरण के, जैसे देखिए संज्ञा। संज्ञा प्यारे बच्चों संज्ञा है, ये वर्ण कहलाएगा, शब्द या वाक्य, तो हमारा उत्तर होगा शब्द। और शब्द के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, काल, अवयव, संधि, समास, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची,
शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सभी टॉपिक किस में आएंगे? शब्द विचार में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, अवयव, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाचक शब्द, अनेकार्थक शब्द और शुद्ध वर्तनी, ये सभी टॉपिक किस में आएंगे? शब्द विचार में। प्यारे बच्चों, वाक्य विचार में, वाक्य विचार में क्या क्या आएंगे? वाक्य विचार में लोकोक्ति और मुहावरे। क्या आएंगे? लोकोक्ति एवं मुहावरे। और वाक्य अशुद्धि, वाक्य अशुद्धि। और बच्चों, अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश। संपूर्ण व्याकरण प्यारे बच्चों 3 भागों में विभाजित होता है, एक तो वर्ण में, एक शब्द में, एक ही वाक्य में। अब प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। पहला टॉपिक क्या रहेगा? वर्ण विचार। प्यारे बच्चों, जो वर्ण विचार का टॉपिक है, ये जो भी कंपटीशन होता है राजस्थान या कहीं भी भारत में, तो वर्ण विचार का टॉपिक में हर कंपटीशन है, जैसे BSTC है, PTT है, रिट है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, SI या CAT, इन सभी में महत्वपूर्ण है। DSS भी है, KVS है। तो प्यारे बच्चों, वर्ण विचार का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण विचार का। तो बच्चों, हमारा टॉपिक क्या रहेगा? वर्ण विचार का। वर्ण विचार। वर्ण विचार। बच्चों, हमारा टॉपिक क्या रहेगा? वर्ण विचार। अब आता बच्चों, एक तो मैंने लिख दिया कै, कै के नीचे क्या लगा दिया? अलंत। और एक कै लिख दिया जिसके नीचे अलंत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपसे पूछ लें, इन दोनों में, इन दोनों में वर्ण कौन सा है? नंबर 1 या 2? नंबर 1 या 2? पहला क्या है जिसमें स्वर नहीं है, जिसके नीचे क्या है? अलंत। और सेकंड क्या है जिसके नीचे अलंत नहीं है, जिसमें स्वर है। तो आपसे ये पूछेंगे इन दोनों में से वर्ण कौन सा है? तो हमारा उत्तर आएगा नंबर 1। 1 क्यों? कहने का अर्थ है जिस ध्वनि के हम टुकड़े नहीं कर सकते, जो भी ध्वनि है जिसके हमें टुकड़े, खंडन या विभाजन नहीं कर सकते, प्यारे बच्चों से क्या कहेंगे? वर्ण। जो भी ध्वनि है उसके टुकड़े, खंडन या विभाजन नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। क्यों बच्चों? जैसे देखिए, ये क्या लिखा आपने, आप बताओ बच्चों, इस कैक का आप टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? ये क्या है, इसमें स्वर नहीं है। अब इस कैक के हम टुकड़े कर सकते हैं, कै प्लस ए। तो प्यारे बच्चों, तो हमारा वर्ण कौन सा कहलाएगा? इसे हम क्या कहेंगे? वर्ण। इसे हम क्या कहेंगे? वर्ण। वर्ण की परिभाषा क्या बच्चों? जिस ध्वनि के हम टुकड़े, खंडन या विभाजन नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे? वर्ण। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों में से किसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं? जिस कैक के नीचे अलंत लगा रहता है उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। और जिस कैक के नीचे अलंत नहीं है तो इसको हम कैसे टुकड़े करेंगे? कै और ए। तो प्यारे बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? इसे हम क्या कहते हैं? इसे बच्चों हिंदी में कहते हैं अलंत। क्या कहते हैं बच्चों? अलंत। हाँ, अब हमारे सामने प्रश्न बच्चों ये आ रहा, अलंत कब लगाया जाता है? प्यारे बच्चों, जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता, जिस व्यंजन में क्या नहीं रहता? स्वर, उसके नीचे क्या लगाया जाता है? अलंत। और जिस व्यंजन में स्वर होता है उसके नीचे अलंत नहीं लगाया जाता। तो कहने का अर्थ है जो 33 व्यंजन है, अगर जिस व्यंजन के नीचे अलंत लगा रहेगा
तो प्यारे बच्चों वह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? वर्ण। तो वर्ण की परिभाषा क्या बनेगी बच्चों? जिस ध्वनि के हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे? वर्ण। और सेकंड परिभाषा और आएगी बच्चों लिखित रूप से। लिखित का अर्थ है लिखने में। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। प्यारे बच्चों लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या करोगे? वर्ण। तो प्यारे बच्चों अब हमारे सामने आ रहा है जिस कैक के नीचे हलंत है ये क्या है? वर्ण। और जिसके नीचे हलंत नहीं है इसका नाम क्या है? इसे कहेंगे अक्षर। इसे क्या कहेंगे? अक्षर। तो प्यारे बच्चों इन दोनों मंत्र क्या है? जिस कैक के नीचे हलंत है ये तो वर्ण है, और जिस कैक के नीचे हलंत नहीं है ये क्या कहलाएगा? अक्षर। तो अब मैं बच्चों आपको परिभाषा लिखा रहा हूं वर्ण की। किसकी लिखा रहा हूं? वर्ण की। वर्ण किसे कहते हैं? नंबर 1 परिभाषा बच्चों क्या बनेगी? जिस ध्वनि के हम टुकड़े, जिस ध्वनि के टुकड़े खंडन या विभाजन नहीं कर सकते। विभाजन नहीं कर सकते। कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। उसे बच्चों क्या कहोगे? वर्ण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? वर्ण। सेकंड परिभाषा क्या होगी बच्चों? लिखित रूप से, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। छोटी इकाई उसे वर्ण कहते हैं। लिखित रूप से जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। तीसरी परिभाषा और बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहेंगे? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों वर्ण की 3 परिभाषा है। जिस ध्वनि के हम टुकड़े खंडन विभाजन नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे? वर्ण। सेकंड परिभाषा क्या बनेगी? जो लिखने में लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई उसे क्या कहेंगे? वर्ण। या भाषा की सबसे छोटी इकाई तो प्यारे बच्चों क्या होगा? वर्ण। ये तो हमारी क्या होगी? वर्ण की परिभाषा। अब आता है बच्चों वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? जैसे बच्चों राम शब्द है। जैसे बच्चों क्या है? ये राम शब्द है। राम। अब बच्चों आपसे पूछ लें राम शब्द में कितने वर्ण हैं? तो प्यारे बच्चों हमारा उत्तर आएगा 2, 3, 4 या 5। तो हमारा उत्तर होगा 4। राम शब्द में कितने वर्ण हैं? तो बच्चों कितने हैं? 4 है। वो 4 कैसे होंगे? जैसे हम इसका खंडन कर रहे हैं। आप देखो बच्चों रैम में किसका स्वर है? एक का या आका? तो किसका है? आका। तो रे प्लस है आ। फिर बच्चों मैम में किसका स्वर है? एक का। मैं प्लस है ए। तो प्यारे बच्चों राम शब्द में वर्ण कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। ये क्या है? वर्ण है। राम शब्द में वर्ण कितने हैं? 4 है। राम में किसका स्वर है? आका। रे प्लस है आ 2। मैम में किसका स्वर है? एक का। मैं प्लस है ए। तो राम शब्द में कितने वर्ण है? 4। अब बच्चों समस्या ये है राम शब्द में अक्षर कितने हैं? राम शब्द में अक्षर कितने हैं? तो हमारा उत्तर होगा 2।
कितना होगा 2। अब बच्चों अक्सर किसे कहते हैं, एक ही समास के जोके से, एक ही समास के जोके से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे क्या कहेंगे, अक्सर। एक ही समास के जोके से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्सर। जैसे राम शब्द है और राम का हम जैसे उच्चारण करेंगे तो राम का उच्चारण करते समय समास के कितने जोके लग गए, 2। राम, एक तो रा, एक ही मैं। तो प्यारे बच्चों राम शब्द में कितने अक्षर हैं, तो हमारा उत्तर होगा राम शब्द में बच्चों 2 अक्षर हैं। कितने हैं, 2 हैं। 2 कौन से हैं, एक तो रा है, एक तो क्या है रा, और एक क्या है मैं। 1 और 2। अब आ जाए बच्चों कमल। कमल में वर्ण कितने आएंगे, 6 आएंगे। देखो कैम में ए है 2, मैम में ए है 2, लेम में ए है 2, 2 + 2 से कितने हो गए, 6। वर्ण तो कितने हैं, 6। और बच्चों पूछ ले अक्षर कितने हैं, तो कमल का उच्चारण करते समय 3 आएंगे कमल, एक तो कै आगा, एक मैं। एक ही समास के जोके से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं, अक्षर। अर्थात कहने का अर्थ है जो भी व्यंजन रहेगा और जिस व्यंजन में स्वर रहता है वह क्या कहलाएगा, अक्षर। तो प्यारे बच्चों राम शब्द में कितने अक्षर हैं, 3 हैं। एक तो कै, एक मैं, एक ले। तो 1 2 और 3, 1 2 3। तो प्यारे बच्चों जिस व्यंजन में स्वर नहीं रहेगा वो तो वर्ण कहलाएगा, और जिस व्यंजन में स्वर रहेगा वह क्या कहलाएगा, अक्षर। अब बच्चों 11 स्वर हैं। हिंदी में कितने स्वर हैं, 11 स्वर। जो 11 स्वर हैं ये दोनों कहलाएंगे, वर्ण भी कहलाएगा और अक्षर भी। जो 11 स्वर हैं ये दोनों कहलाएंगे। एक तो क्या कहलाएगा, वर्ण, और दूसरा क्या कहलाएगा, अक्षर। कैसे कहलाएगा, जैसे देखिए, जैसे बच्चों देखिए आम, ये आम शब्द है बच्चों। एक तरफ तो मैं लिखता हूं वर्ण और सेकंड तरफ क्या लिखता हूं, अक्षर। अक्षर। अब बच्चों अब आपसे पूछ ले आम शब्द में वर्ण कितने हैं, तो हमारा डायरेक्ट उत्तर होगा आम शब्द में 3 वर्ण हैं। वो 3 कौन से हैं, एक तो आ है, एक क्या है, मैं है। अब बच्चों मैम में किसका स्वर है, एक का। तो कितने वर्ण हो गए, 3, 1 2 और 3। अब बच्चों आम शब्द में कितने अक्षर हैं, जैसे हम आम का उच्चारण करेंगे तो समास के कितने जोके लगेंगे, 2। जो आम का उच्चारण करेंगे आम, एक तो आ रहा, एक मैं। अक्षर कितने हो जाएंगे बच्चों, 2, आ और मैं, 1 और 2। अब बच्चों ध्यान दीजिए, देखो आ है, ये वर्ण भी कहला रहा है। आ क्या कहला रहा है, वर्ण भी, और आ ही क्या कहला रहा है, अक्षर। तो प्यारे बच्चों जो 11 स्वर हैं ये वर्ण भी कहलाएंगे और क्या कहलाएंगे, अक्षर भी। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, अनार। बच्चों अनार शब्द में अक्षर कितने हैं, 3, है, ना और रे। अक्षर कितने हो गए, 3। अब इसमें वर्ण पूछ ले तो कितने करोगे, एम में 1 वर्ण है, नेम में ने और आ 2 हैं, रेम में कितने हैं, रे और 1, 2 + 2 + 1 5 हो गए। अब बच्चों ए है, ये वर्ण भी कहला रहा है, और ए है ये क्या कहला रहा है, अक्षर भी। तो प्यारे बच्चों अक्षरों में 11 स्वर जो वर्ण भी कहलाएंगे और अक्षर। जिस व्यंजन में स्वर रहेगा वो अक्षर कहलाएगा, और जिसमें स्वर नहीं रहेगा वह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्ण। अब बच्चों आता है ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। बच्चों ध्वनि की परिभाषा क्या होगी, जो हमें सुनाई तो देती है, जो हमें सुनाई तो देती है लेकिन
दिखाई नहीं देती उसे क्या कहते हैं? ध्वनि। जो हमें सुनाई तो देगी लेकिन दिखाई नहीं देगी उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ध्वनि। अर्थात सेकंड परिभाषा होगी मौखिक के आधार पर। मौखिक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। तो प्यारे बच्चों, अगर लिखित के आधार पर पूछ लें भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब हमें करना है वर्ण। अगर मौखिक के आधार पर पूछें तो हमारा उत्तर क्या होगा? ध्वनि। तो ध्वनि की परिभाषा बच्चों क्या करोगे? जो हमें सुनाई तो देती है, परिभाषा जो हमें सुनाई देती है, सुनाई देती है, लेकिन दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती, उसे ध्वनि कहते हैं। अर्थात सेकंड परिभाषा क्या होगी बच्चों? सेकंड परिभाषा वेरी वेरी मोस्ट होगी मौखिक रूप से। सेकंड परिभाषा क्या है? मौखिक रूप से मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी बच्चों से क्या कहेंगे? ध्वनि। तो ध्वनि की बच्चों दो परिभाषा बनती हैं, जो हमें सुनाई तो देती है लेकिन दिखाई नहीं देती उसे क्या कहेंगे? ध्वनि। अर्थात मौखिक रूप से जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। उसे बच्चों क्या कहोगे? ध्वनि। अब बच्चों आता है, अब बच्चों हमारा प्रश्न अगला आता है, शब्द किसे कहते हैं? बच्चों अगला प्रश्न हमारा आ रहा है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या होता है और शब्द की सही परिभाषा क्या रहेगी? तो प्यारे बच्चों हमारे सामने आता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक वर्ण और वर्णों का जो समूह बनता है उसे क्या कहेंगे? शब्द। दो या दो से अधिक, बच्चों परिभाषा लिखा देता हूं पहले। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। तो प्यारे बच्चों शब्द की परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक जो सार्थक वर्ण होते हैं और उनका जो समूह बनता है उस हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब बच्चों देखिए समझने की बातें हैं। जैसे मैंने लिख दिया कै, मैंने क्या लिख दिया? कै के नीचे क्या लगा दिया? अलंत। फिर मैंने लिख दिया मैं, और मैं के नीचे क्या लगा दिया? अलंत। और फिर क्या लिख दिया? ले, और ले के नीचे क्या लगा दिया? अलंत। अब बच्चों जब हम इनको शब्द में लिखेंगे, जब हम इसको शब्द में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आधा कै लिखेंगे, आधा मैं लिखेंगे और ये ले लिखेंगे। अब बताओ बच्चों इसका कोई अर्थ निकलता है? इसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। ये वर्ण क्या है? निरर्थक है।
ये वर्ण क्या है, निरर्थक। जब हम इनको सार्थक बनाएंगे, जब हम इनको क्या बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे, तो प्यारे बच्चों इन हम क्या जोड़ देंगे, सबर जोड़ देंगे। तो लिख देंगे कै प्लस मैं प्लस ले, तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, कमल। और कमल शब्द का अर्थ निकलता कि नहीं, तो बच्चों क्या बनेगा, कमल। कह रहा कि सार्थक शब्द क्या होता है, जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहेंगे, सार्थक। और प्यारे बच्चों कई बार ये पूछते हैं सार्थक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, निरर्थक। क्या होगा, निरर्थक। और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकलता उसे क्या कहेंगे, निरर्थक। तो प्यारे बच्चों हमारी परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक सार्थक वर्ण। जब वर्ण सार्थक होंगे तो शब्द भी क्या बनेगा, सार्थक। अगर वर्ण निरर्थक होंगे तो शब्द सार्थक नहीं बनेगा। ये वर्ण क्या थे, निरर्थक। ये वर्ण क्या है, सार्थक। तो इनका अर्थ है नहीं निकल रहा है। और इसका अर्थ क्या होगा, कै प्लस मैं प्लस ले, तो क्या होगा, कमल। और कमल का अर्थ क्या होता है, पुष्प। तो प्यारे बच्चों इसको मैं उल्टा लिख दूं, जैसे ऐसे लिख दिया लमक, तो प्यारे बच्चों लमक का कोई अर्थ निकलता है, यह शब्द क्या है, निरर्थक। यह शब्द क्या है, निरर्थक। तो प्यारे बच्चों शब्द की परिभाषा क्या होगी, दो या दो से अधिक जो सार्थक वर्ण होते हैं और उनका जो समूह बनता है उसे क्या कहेंगे, शब्द। वर्ण क्या होना चाहिए, सार्थक। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। एक परिभाषा और बनेगी बच्चों, क्या बनेगी, इसमें क्या निकलेगी, वो परिभाषा क्या है, जैसे पूछ ला आपको, जैसे मैं आपको बताता हूं, इसको हम क्या कहते हैं, कै। इसको क्या कहेंगे, वर्ण। इसे क्या कहेंगे, वर्ण। और कै के नीचे हलंत नहीं लगाया, इसे हम क्या कहेंगे, अक्षर। इसे हम क्या कहेंगे, अक्षर। और काम बच्चों इसे क्या कहेंगे, शब्द। राम काम करता है, राम काम करता है, तो प्यारे बच्चों से क्या कहेंगे, वाक्य। इसे क्या कहेंगे, वाक्य। अब बच्चों हमारा प्रश्न क्या होगा, उसका उत्तर क्या होगा, अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अर्थ के आधार पर मानिए जिसका अर्थ निकलता हो और उसके आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो प्यारे बच्चों इसका कोई अर्थ निकलता है, नहीं निकलता। इसका का अर्थ निकलता है, नहीं। अब बच्चों अर्थ किसका निकलेगा, काम या राम काम करता है। आप देखो इनमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द। तो प्यारे बच्चों सेकंड परिभाषा बहुत मोस्ट है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सब। सेकंड परिभाषा क्या होगी, जैसे देखिए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, इकाई क्या है, शब्द। प्यारे बच्चों शब्द की दो परिभाषा बनेंगी, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हमारा उत्तर क्या होगा, शब्द। या दो से अधिक जो सार्थक वर्ण है और उनका जो समूह बनता है उसे क्या कहेंगे, शब्द। तो बच्चों शब्द की परिभाषा कंप्लीट। अगला हमारा प्रश्न होता है बच्चों, पद किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। जैसे आज आपसे पूछ लें भाई पद क्या है, तो पद किसे कहते हैं। बच्चों व्यवहारिक अर्थ पद होता है जो भी बच्चा तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद कोई भी जो सर्विस में लगता है तो कोई ना कोई बच्चा कोई ना कोई नौकरी का पद धारण करता है। जैसे कोई पटवारी का, कोई एसआई का, कोई टीजीटी का, कोई लेक्चरर का, कोई प्रोफेसर का, कोई एसडीएम का। ये तो व्यवहारिक अर्थ होगा। लेकिन प्यारे बच्चों हिंदी में पद किसे कहते हैं, ये क्या होता है। प्यारे बच्चों हिंदी में पद किसे कहेंगे, जैसे देखिए राम, जैसे देखिए राम, पत्थर और लिखता। बच्चों राम है, पत्थर और लिखता, ये क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं।
ये सब क्या है, शब्द हैं। और इन तीनों की एक ही क्या है, जाति है, एक जाति के हैं, ये क्या है, शब्द। जब इन शब्दों का प्रयोग राम पत्थर लिखता, ये तीनों क्या है, शब्द हैं। जब इन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में कर देंगे, इन तीनों शब्दों का प्रयोग किस में कर देंगे, या इनका हम क्या बना देंगे, वाक्य, तो ये शब्द हैं, ये क्या कहलाएंगे, पद। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर देते हैं वह शब्द पद कहलाएंगे। वो शब्द क्या कहलाएंगे, पद। ये तीनों शब्द हैं, राम पत्थर लिखता, अब ये क्या है, शब्द। जब इनका पद बनाएंगे तो इनको हमें वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो वाक्य कैसे बनेगा बच्चों, राम पत्थर लिखता है, राम पत्थर लिखता है, राम पत्थर लिखता है, लिखता है। अब बच्चों आपसे यह पूछ लें, अब आपसे यह पूछ लें, राम, राम है ये शब्द है या पद, तो प्यारे बच्चों इस हम क्या कहेंगे, पद। क्यों कहेंगे बच्चों, जिन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं उन शब्दों पर व्याकरण के नियम क्या हो जाते हैं, लागू। जिन शब्दों का प्रयोग हम किस में कर देंगे, वाक्य में, तो उन शब्दों पर किसके नियम लागू हो जाते हैं, व्याकरण के, तो वे क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। अब देखो, राम पत्थर लिखता है, राम पर कोई व्याकरण का नियम लागू नहीं है, पत्थर लिख दिया, इस पर कोई व्याकरण का नियम लागू नहीं है, और लिखता, इस पर कोई व्याकरण का नियम लागू नहीं है, लेकिन राम पत्थर लिखता है। अब इस पर किसके नियम लागू हो गए, व्याकरण के। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर देते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, पद, अर्थात उन पर व्याकरण के नियम क्या हो जाते हैं, लागू। तो व्याकरण के नियम लागू होगा, राम शब्द यहाँ क्या है, पुल्लिंग है, राम शब्द यहाँ क्या है, एक वचन में है, राम शब्द यहाँ कर्म है, करता है, तो हमारा उत्तर आएगा कर्ता। राम शब्द कृत्रिवाचक कर्मवाच, तो हमारा उत्तर क्या होगा, कृत्रिवाच। राम शब्द का प्रयोग वर्तमान काल है या भूतकाल या भविष्य काल, तो हमारा उत्तर होगा वर्तमान काल। राम का प्रयोग यहाँ अकर्मक में हुआ है सकर्मक में, तो हमारा बच्चा उत्तर क्या होगा, सकर्मक क्रिया में। कहने का अर्थ है जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर देते हैं वह शब्द पद कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों पद की परिभाषा क्या होगी, जैसे देखिए पद किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, पद की परिभाषा क्या होगी, जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर देते हैं, वाक्य में कर देते हैं, वह शब्द क्या कहलाएंगे, पद कहलाते हैं। कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा उत्तर होगा जिन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं वह शब्द क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। तो बच्चों पद की परिभाषा कंप्लीट। अब आता बच्चों वाक्य किसे कहते हैं। बच्चों हिंदी में वाक्य किसे कहते हैं, तो हमारी परिभाषा क्या बनेगी बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं। तो बच्चों वाक्य का परिभाषा क्या होगी, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द होंगे और उनका जो समूह बनेगा उसे क्या कहेंगे, वाक्य। दो या दो से अधिक शब्द क्या होंगे, सार्थक। तो मैंने बताया था सार्थक शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उसे क्या कहेंगे, सार्थक। और सार्थक शब्द का विलोम शब्द होता है निरर्थक, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उसे क्या कहेंगे, निरर्थक। तो प्यारे बच्चों दो या दो से अधिक सार्थक शब्द और उनका जो समूह बनता है उसे क्या कहेंगे, वाक्य। अर्थात सेकंड परिभाषा क्या बनेगी, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसे क्या कहेंगे, वाक्य। जैसे राधा खाना बनाती है, राधा खाना बनाती है, ये संपूर्ण क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। ये संपूर्ण क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। जैसे वाक्य की परिभाषा बच्चों क्या होगी, दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक, दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो बच्चों पहली परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक सार्थक शब्द हैं और उनका जो समूह बनता है उसे क्या कहेंगे? वाक्य। तो सेकंड परिभाषा बच्चों क्या होगी? सेकंड परिभाषा होगी भाषा की सबसे बड़ी इकाई। बड़ी इकाई को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। जो भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होगी उसे क्या कहेंगे? वाक्य। जैसे देखिए, जैसे राधा खाना बनाती है। तो प्यारे बच्चों, राधा खाना बनाती है, ये संपूर्ण क्या कहलाएगा? वाक्य। ये संपूर्ण क्या कहलाएगा? वाक्य। इसमें तीन शब्द हैं, राधा, खाना और बनाती। ये तीनों शब्द क्या हैं? सार्थक। तो ये क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। तो ये बच्चों क्या कहलाएगा? वाक्य। अब आता है बच्चों अगला टॉपिक हमारे इसी में ही है, वर्णमाला किसे कहते हैं? बच्चों अगला टॉपिक हमारे क्या बनेगा? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो बच्चों देखिए, माला। माला बच्चों किन की बनती है? एक फूल की कि एक से अधिक की? तो हमारा उत्तर होगा एक से अधिक की। माला बच्चों किन की बनती है? नोटों की। एक नोट की तो बनेगी नहीं, किससे बनेगी? किससे बनेगी? एक से अधिक की। एक से अधिक की मणियों की। तो प्यारे बच्चों, माला शब्द का अर्थ होगा समूह। माला का अर्थ क्या होगा? समूह। अब बच्चों हम इसको ऐसे मिलाएंगे, वर्ण समूह, और इसका जो अर्थ निकलेगा उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला। तो बच्चों हमारा वर्णमाला की परिभाषा क्या बनेगी? वर्णों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला। तो बच्चों इसमें एक शब्द और जोड़ेंगे, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। किसको? वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला। बच्चों क्रमबद्ध का अर्थ क्या होता है? जैसे ए आएगा, तो बच्चों ए आएगा तो एक के बाद ई आएगी कि आ आएगा? तो एक के बाद क्या होगा? आ। और आ के बाद बच्चों छोटी आएगी कि बड़ी? तो क्या आएगी? छोटी ई। इसी प्रकार बच्चों कै आएगा, कै के बाद बे आएगा, खे आएगा, तो क्या होगा? खे। और खे के बाद क्या आएगा? गए। तो बच्चों कहने का अर्थ है जो वर्णों का क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का अर्थ है एक के बाद आ के बाद छोटी, छोटी के बाद बड़ी, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये, आई, ओ, औ, फिर कै, खे, गए, गए, अंग। तो इस प्रकार वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला। प्यारे बच्चों, जो CISF का पेपर हुआ था जुलाई 2023 में, तो उसमें आया था वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो बच्चों वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होगा उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला।
तो प्यारे बच्चों वर्णमाला की परिभाषा। अब आता है बच्चों जो वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के हैं। प्यारे बच्चों वर्णमाला में जो वर्ण है वह कितने प्रकार के हैं, तो हमारा उत्तर आएगा बच्चों 2 प्रकार के। एक तो क्या होते हैं स्वर, एक क्या होते हैं स्वर, और दूसरा क्या होते हैं व्यंजन। तो वर्णमाला में वर्ण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर, एक व्यंजन। अब बच्चों तीसरा प्रश्न और निकालेंगे, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो प्यारे बच्चों कितनी करोगे 44। ये 44 कैसे बनी बच्चों, व्यंजन कितने होते हैं 33 और स्वर कितने होते हैं 11, इनका टोटल कितना होगा 44। तो प्यारे बच्चों वर्णमाला में 3 प्रश्न बनेंगे। पहला तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसे क्या कहेंगे वर्णमाला। फिर कई बार पूछते हैं वर्ण कितने प्रकार के हैं, या वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो हमारा उत्तर आएगा 2 प्रकार के। 2 कौन से, एक तो स्वर, एक व्यंजन। फिर तीसरा प्रश्न क्या निकलेगा बच्चों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमारा उत्तर आएगा 44। ये 44 कैसे बने, 33 व्यंजन 11 स्वर। अब प्यारे बच्चों एक प्रश्न और भी आएगा, अगर प्रश्न ऐसे घुमाते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तब तो हमारा उत्तर होगा 44। लेकिन बच्चों प्रश्न इस प्रकार करते हैं हिंदी में कुल कितने वर्ण है, हिंदी में कुल कितने वर्ण है, तब हमारा उत्तर होगा बच्चों 52। कितना होगा 52। अगर हिंदी वर्णमाला में पूछें तब तो हम करेंगे 44, लेकिन हिंदी में कुल कितने वर्ण है वो क्या होंगे 52। वो 52 बच्चों कैसे बनते हैं, जैसे देखिए वो 52 कैसे बनेंगे, जैसे देखिए बच्चों आपको याद है स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं 11, स्वर कितने हैं 11। नंबर 2 व्यंजन कितने हैं बच्चों, व्यंजन है 33। यहां तक तो बच्चों आपको नॉलेज है। अब बच्चों इनको क्या कहते हैं हिंदी में, छय, त्रय, ग्रह और श्रय। तो प्यारे बच्चों इनको हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। इनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का अर्थ क्या होता है, जुड़ा हुआ। जिस व्यंजन में जो व्यंजन 2 व्यंजनों या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से बना हुआ होता है उसे क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। तो प्यारे बच्चों संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो बच्चों संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 है। नंबर 3 संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 0 4। अब बच्चों क है, अगर कैप पर हमने ये लगा दिया और कैप का आगे 2 लगा दिए, तो प्यारे बच्चों ये क्या है, इसको तो हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुस्वार। बच्चों इसको क्या कहेंगे, अनुस्वार। ये तो क्या कहलाएगा, अनुस्वार। और बच्चों इसको क्या कहेंगे, विसर्ग। इसे क्या कहेंगे, विसर्ग। तो बच्चों अनुस्वार की संख्या कितनी है 1 और विसर्ग की कितनी है 1। तो नंबर 4 क्या कहलाएगा, अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग कितने हैं 1, विसर्ग हैं 0 1। नंबर 5 अनुस्वार 0 1। बच्चों ये तो व्यंजन है, ये क्या है व्यंजन। अगर इनके नीचे हम बिंदु लगा दिया तो इनको व्यंजन नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे उच्चपित व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। इनका नाम क्या है, नंबर 5 उच्छिपित, और दूसरा नाम इनका क्या है, ताड़ने जात, और तीसरा इनका नाम क्या है, द्विगुण। बच्चों उच्छिपित क्यों कहते हैं इनको, उच्छिपित का अर्थ होता है फेंका हुआ। उच्छिपित का अर्थ क्या होता है, फेंका हुआ। जिस प्रकार इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो जीवा की नोक है वो झटके से नीचे की ओर गिरती है, तो मानो किसी ने जीभ को फेंक दिया है। इनको ताड़न जात क्यों कहते हैं बच्चों, जिस प्रकार हम ढोलक बजाते हैं और ढोलक में जो ध्वनि आती है डे और डम की, इस कारण इनको क्या कहते हैं, ताड़न जात। इनको द्विगुण क्यों कहते हैं, एक तो व्यंजन है और ये बिंदु लगाने से ये उच्छिपित बन जाते हैं, इस कारण क्या है, द्विगुण। तो प्यारे बच्चों हिंदी में कुल कितने वर्ण है, तब तो क्या बताओगे 52। अगर हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है, तब क्या करोगे 44। अगर हिंदी वर्णमाला में वर्ण पूछेंगे तब तो 44 करेंगे। अगर हिंदी में कुल कितने वर्ण है, तब क्या करोगे 52।
तो अब बच्चों ये आता है वर्ण कितने प्रकार के हमारे सामने, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, 2। एक तो क्या होते हैं स्वर और एक क्या होते हैं व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। बच्चों अब हमको ये पता लगाना है स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, अर्थात दोनों में अंतर क्या है, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते उसे क्या कहेंगे, स्वर। और जो वर्ण किसी दूसरी ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहेंगे, व्यंजन। अब हम समझेंगे इसके माध्यम से। जैसे देखिए ए, मैंने लिख दिया बच्चों ए, यह स्वरक व्यंजन है, तो ये क्या है, स्वर है। जब एक का उच्चारण करेंगे बच्चों किसकी ध्वनि निकलेगी, एक की। किसकी निकलेगी बच्चों, एक की। बच्चों लिख दिया आ, जैसे आग का उच्चारण करेंगे किसकी ध्वनि आएगी, आग की। मैंने लिख दिया ई का उच्चारण किसके करेंगे, ई की। तो ये बच्चों क्या है, स्वर है, ये क्या है, स्वर। अब बच्चों कै लिख दिया, ये स्वरक व्यंजन, व्यंजन कै का उच्चारण करेंगे किसकी ध्वनि आएगी, एक की। और काका लिख दिया तो किसकी आएगी, आग की। और किक्का लिख दिया तो किसकी आएगी, ई की। ये बच्चों क्या है, व्यंजन, ये क्या है, व्यंजन। तो बच्चों इन दोनों में अंतर क्या है, इन मंत्र आपके सामने ये है, करेंगे ये जो स्वर होते हैं ये किसी दूसरी ध्वनि की सहायता से नहीं बोले जाते, स्वर होते हैं ये किसी दूसरी ध्वनि की सहायता नहीं लेते। और व्यंजन होते हैं ये हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर क्या होते हैं बच्चों, स्वतंत्र। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र। और स्वतंत्र किसे कहते हैं, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र। और स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द बच्चों क्या होगा, परतंत्र। परतंत्र उसे कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे क्या कहेंगे, परतंत्र। तो प्यारे बच्चों स्वर की परिभाषा क्या होगी, जो वर्ण किसी दूसरे वर्णों की सहायता से नहीं बोले जाते उसे क्या कहेंगे, स्वर। और जो वर्ण किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहेंगे, व्यंजन, उसे क्या कहेंगे, व्यंजन। दूसरी परिभाषा क्या बच्चों, जैसे हम सांस लेते हैं जो फेफड़ों से जो हवा निकलती है वह किसके द्वारा, मुख और नाक के। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा और ओठ हिलेंगे नहीं, जो भी वर्ण है जैसे हम उनका उच्चारण करेंगे नहीं तो जीव हिलेगी और नहीं ओठ, वह तो बच्चों क्या कहलाएगा, स्वर। और जैसे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अगर होठ और जीभ हिल जाए वह क्या कहलाएगा, व्यंजन। जैसे देखिए, जैसे बच्चों मैंने लिख दिया एक तो ए, एक क्या लिख दिया, कै। ये 2 वर्ण लिख दिया ए और कै। बच्चों एक का उच्चारण करेंगे, जब हम एक का उच्चारण करेंगे नहीं तो जीभ हिलेगी और नहीं ओठ है, एक का उच्चारण कर रहे हैं ना तो जीभ हिलती है और नहीं ओठ। जैसे हम कैक का उच्चारण करेंगे कै, क्या करेंगे, कै। और कैक का उच्चारण करते समय जो जीवा हिलगी ये क्या कहलाएगा, व्यंजन। तो प्यारे बच्चों स्वर किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देखिए, स्वर किसे कहते हैं। स्वर की परिभाषा क्या बनेगी, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। उसे
स्वरे कहते हैं। और बच्चों स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो बच्चों स्वरों की परिभाषा क्या होगी? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे क्या कहते हैं? स्वर। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। तो बच्चों 11 स्वर कौन कौन से हैं? 11 स्वर कौन कौन से हैं? जैसे देखिए ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये, आई, ओ और औ। तो बच्चों कितने हो गए? 11 स्वर। कितने हमारे? 11 हैं। अब बच्चों इसमें एक दो क्वेश्चन और बनेगा। बच्चों स्वर तो कितने हैं? 11। और आपसे पूछ ले स्वरों की कितनी मात्राएं हैं, तो हमारा उत्तर आएगा 10। स्वर कितने हैं? 11। और स्वरों की कितनी मात्रा हैं? 10 हैं। वो 10 कैसे बनेंगे? जैसे देखिए बच्चों, जैसे ए है, ए की कोई मात्रा नहीं, ए स्वर की कोई मात्रा नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे देखिए अगर कै है, अगर कै में हम ए जोड़ेंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे? कै। तो कै में कोई मात्रा लगी? नहीं। जैसे देखिए बच्चों, अगर कै में हम आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? का। और का की मात्रा क्या होगी? ये। अगर कै में हम ई जोड़ेंगे छोटी तो क्या बनेगा? की। और की मात्रा होगी ये। तो प्यारे बच्चों ए स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा ये है, ई की मात्रा ये है, और बड़ी की मात्रा ये है, और छोटे ऊ की मात्रा ये है, और बड़े ऊ की मात्रा ये है, और री की मात्रा ये, और ये की मात्रा ये, आई की मात्रा ये है, और ओ की मात्रा ये है, और औ की मात्रा ये है। तो प्यारे बच्चों मात्राएं कितनी होती हैं? 10। 10 कितनी? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूछ ले बच्चों स्वर कितने होते हैं? 11। और स्वरों की मात्रा कितनी होती हैं? 10। अब बच्चों पूछ ले कौन सा स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं है? जिस स्वर की कोई मात्रा नहीं उसका नाम क्या है? उसका नाम है उदासीन स्वर। क्या है बच्चों? उदासीन स्वर। उसे क्या कहेंगे? उदासीन स्वर। उदासीन स्वर। जिस स्वर की कोई मात्रा नहीं तो उसका नाम क्या होता है? उदासीन। जैसे सभी की बीबी पास में हो, एक बेचारा रंडवा हो जाए तो उदास होगा कि नहीं? तो इसी प्रकार जो ए स्वर क्या है? उदासीन कहलाएगा। जिस स्वर की कोई मात्रा नहीं है उसे क्या कहेंगे? उदासीन। तो प्यारे बच्चों स्वर की परिभाषा कंप्लीट। और स्वर कितने होते हैं? 11। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं हिंदी में देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? तो क्या करोगे? 11 करेंगे। और जो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो देवनागरी में पूछ लेते कई बार देवनागरी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और कई बार पूछ ले स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो प्यारे बच्चों स्वर कितने हैं और स्वर किसे कहते हैं, ये परिभाषा हमारी कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों कई बार होता है जो स्वर होते हैं इनका आगे ये जोड़े रहते हैं। तो बच्चों इनको हम इनकी गिनती हम स्वरों में करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों इनकी गिनती हम व्यंजनों में करेंगे? तो नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों इनको क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों इनको कहेंगे अयोगी वहाई। क्या कहेंगे? अयोगी वहाई। तो अयोग वाय किसे कहते हैं? जो न तो स्वरों के साथ जुड़ता है और न ही व्यंजनों के साथ जुड़ता है उसे बच्चों क्या कहेंगे? अयोग वाय। तो इनका नाम क्या है? अयोगी वाय।
अयोगी वाह। प्यारे बच्चों पहली भाषा क्या होगी, जो न तो स्वरों के साथ जुड़ते हैं, स्वरों के साथ जुड़ते हैं और न ही व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं, व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं, साथ जुड़ते हैं। जुड़ते हैं उसे क्या कहेंगे बच्चों, अयोगवाय कहते हैं। वाय कहते हैं। तो बच्चों अयोगवाय किसे कहेंगे, जो न तो स्वर होता है और न ही व्यंजन, उसे अयोगवाय कहते हैं। अर्थात जो न तो स्वरों के साथ जुड़ता है और न ही व्यंजनों के साथ, उसे क्या कहेंगे, अयोगवाय। अब बच्चों हमारे सामने प्रश्न आता है, अयोगवाय कितने प्रकार के हैं, अयोगवाय कितने प्रकार के हैं। जैसे देखिए बच्चों, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुस्वार। इसे क्या कहेंगे, अनुस्वार। जैसे मैंने लिख दिया ए और एक ऊपरी लगा है, इसे क्या कहेंगे, अनुस्वार। बच्चों ये ए है, ए का आगे दो लगा दिए, इसे क्या कहेंगे, विसर्ग। इसे क्या कहेंगे, विसर्ग। तो प्यारे बच्चों हमारा उत्तर आएगा, अयोगवाय कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। नंबर एक क्या है, अनुस्वार, और नंबर दो क्या है, विसर्ग। तो अयोगवाय दो प्रकार के हैं, अनुस्वार और विसर्ग। कई बार ये भी पूछ लेते बच्चों, अनुस्वार विसर्ग को क्या कहते हैं, अयोगवाय। अब बच्चों हमारे सामने प्रश्न ये आता है, अनुस्वार किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अनुस्वार किसे कहेंगे, अनुस्वार का उच्चारण करते समय, अनुस्वार का उच्चारण करते समय ध्वनि और हवा, अनुस्वार का जैसा हम उच्चारण करेंगे तो ध्वनि और हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है, उसे क्या कहेंगे, अनुस्वार। बच्चों 11 स्वर होते हैं और आपसे पूछ लें जो 11 स्वरों पर कौन से स्वर पर अनुस्वार लगता है, तो प्यारे बच्चों 11 स्वरों पर एक स्वर होता है ए। जिस व्यंजन में ए की ध्वनि निकले उस पर क्या लगेगा, अनुस्वार। जैसे मैंने लिख दिया कै, तो बच्चों कै पर हम अनुस्वार लगा सकते, किसमें, ए में। तो अनुस्वार किस पर लगेगा, आ। प्यारे बच्चों अनुस्वार से पहले हमेशा किसका स्वर होगा, एक का। प्यारे बच्चों अनुस्वार से पहले किसका स्वर होगा, एक का। और अनुस्वार के बाद बच्चों क्या मिलेंगे, ये, रे, ले, वे, से और है। तो प्यारे बच्चों अनुस्वार से पहले हमेशा किसका स्वर आएगा, एक का। और अनुस्वार के बाद कौन सा स्वर आना चाहिए, ये, रे, ले, वे, से है। तब तो बच्चों उस पर क्या लगा रहेगा, अनुस्वार। अगर किसी ए वर्ण पर अनुस्वार हो लेकिन ये, रे, लवे, से को छोड़कर कोई अन्य वर्ण आता है तो वह अनुस्वार नहीं कहलाएगा, वह कुछ और ही कहलाएगा। अब देखिए बच्चों, जैसे हम कै का खंडन करें, जैसे कै है, अगर कै पर अनुस्वार लगा है तो हम इसके टुकड़े कैसे करेंगे। जैसे देखिए टुकड़े कैसे करेंगे बच्चों, कै प्लस ए प्लस अनुस्वार। अगर ऐसे नहीं कर हम इसका हिस्सा भी कर सकते हैं, कै और ए पर अनुस्वार, और अनुस्वार अलग करेंगे तो प्यारे बच्चों अनुस्वार से पहले में से किसका स्वर आएगा, एक का। और अनुस्वार के बाद क्या आएंगे, ये, रे, लवे, से है। तब तो उस वर्ण पर, उस शब्द पर अनुस्वार रहेगा, लेकिन ये, रे, लवे, से नहीं आएगा।
तो अनुस्वार नहीं, वह कोई अन्य ही कहलाएगा। अब जैसे देखिए उदाहरण, जैसे बच्चों मैंने लिख दिया संयोग। क्या लिख दिया? संयोग। आप बताइए संयोग शब्द पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ है? आप बताओ सेम में किसका स्वर है? एक का। अब बताओ सेक के बाद बच्चों किसका प्रयोग होगा? सेक के बाद किसका प्रयोग होगा? एक का। चाहे इनमें किसी भी स्वर की मात्रा हो तो इसमें किसका? अनुस्वार का। अब बच्चों मैंने लिख दिया, जैसे देखिए संविधान। क्या लिख दिया? संविधान। तो बच्चों संविधान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ है? क्यों बच्चों? जैसे देखिए सेम में एक का स्वर है और बाद में क्या आगा? वह में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो। अब आ जाए बच्चों संयोग। संयोग, संगार और संवत, तो प्यारे बच्चों ये क्या कहलाएगा? अनुस्वार। ये क्या कहलाएगा? अनुस्वार। अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने लिख दिया संतोष। क्या नाम लिख दिया? संतोष। अब बच्चों ये अनुस्वार कहलाएगा कि नहीं? देखो सेप पे एक का वर्ण है और इस पर अनुस्वार है, लेकिन ये अनुस्वार नहीं कहलाएगा। आप देखो इसके बाद क्या आगा? तय। आप देखो इनमें ये रलव से हैं तो तय आगा, तो ये अनुस्वार नहीं कहलाएगा। इसे कहेंगे नासिक व्यंजन। इसे बच्चों क्या कहेंगे? नासिक। आप देखिए संतोष को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे संतोष। आजकल बच्चों नासिक व्यंजन है। आजकल बच्चों नासिक व्यंजन के स्थान पर हम किसका प्रयोग करने लग गए? अनुस्वार का। किसका करने लग गए? अनुस्वार का। इसी प्रकार बच्चों देखो संधि का उदाहरण है। संधि पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? सेप पैक का तो स्वर है, लेकिन सेक के बाद क्या आगा? धय। तो ये रलव से में धय नहीं है, तो संधि को हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं संधि। तो ये नासिक व्यंजन नहीं, क्या कहलाएगा? अनुस्वार। तो बच्चों अगर ये रलव से के बाद अगर किसी ए वर्ण पर अनुस्वार हो, लेकिन ये रलव से को छोड़कर अन्य वर्ण आता है, वह क्या नहीं कहला? अनुस्वार ने कहलाकर क्या कहलाएगा? नासिक व्यंजन। तो प्यारे बच्चों अब देखिए बच्चों, एक तो लिख दिया संधि, एक लिख दिया संयोग। अब बच्चों इन दोनों मंत्र देखो, इस अनुस्वार का, इस अनुस्वार का, अगर संधि का अनुस्वार का उच्चारण करेंगे संधि, तो इस अनुस्वार का उच्चारण किससे हो रहा है? नेस से। इसका क्या होगा? संधि। तो इसका उच्चारण किससे हो रहा है? नेक का। और संयोग, तो इसका उच्चारण करेंगे, जो ध्वनि है वह किसके द्वारा निकलेगी? नाक के द्वारा। संयोग, संयोग, तो ध्वनि किसके द्वारा निकलनी है? नाक के द्वारा। तो ये तो क्या कहलाएगा? नासिक व्यंजन। और ये क्या कहलाएगा? अनुस्वार। ये क्या कहलाएगा? अनुस्वार। तो प्यारे बच्चों अनुस्वार किसे कहेंगे? अनुस्वार का उच्चारण करते समय ध्वनि और हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है, और अनुस्वार से पहले एक का स्वर आएगा। अनुस्वार से पहले किसका स्वर आएगा? एक का। और अनुस्वार के बाद ये, रे, ल, व, से है आते हैं, वो बच्चों क्या कहलाएगा? अनुस्वार। वो क्या कहलाएगा? अनुस्वार। तो बच्चों परिभाषा लिखिए, अनुस्वार किसे कहते हैं? तो बच्चों अनुस्वार की परिभाषा, अनुस्वार अनुस्वार का उच्चारण करते समय, अनुस्वार का उच्चारण करते समय अनुस्वार का उच्चारण करते समय
अनुस्वार का उच्चारण करते समय ध्वनि नाक के द्वारा बाहर निकलती है। नाक के द्वारा बाहर निकलती है। बाहर निकलती है। और अनुस्वार से पहले एक का स्वर आता है। किसका स्वर आता है? एक का स्वर आता है। तथा अनुस्वार के बाद स है और ये र ल व वर्ण आते हैं। वर्ण आते हैं। उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वारे कहते हैं। जैसे बच्चों संयोग, संविधान, संवत, संहार, ये उदाहरण किसके होंगे? अनुस्वार के। ये उदाहरण किसके कहलाएंगे? अनुस्वार के। प्यारे बच्चों, आज ये क्लास हम यही समाप्त करें और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू और धन्यवाद। 1 घंटे से ज़्यादा